हेलो स्टूडेंट, आई एम डॉक्टर बी.के. वरुण, मेडिको पॉइंट पटना। और आज हम पढ़ेंगे रास मैकेनिज्म, एक्सक्रीटरी सिस्टम में रास, रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम। तो रास मैकेनिज्म क्या है कि ये जब ब्लड प्रेशर बहुत ही लो रहता है और सोडियम का लेवल कम रहता है और लो रीनल ब्लड फ्लो होता है तब ये एक्साइट होगा। इसलिए क्वेश्चन पूछेगा कि रास कब काम करता है। तो तीन बात याद रखना है: ब्लड प्रेशर लो हो तब, सोडियम आयन कम हो तब, और ब्लड फ्लूइड में और लो रीनल ब्लड फ्लो हो तब। तीन कंडीशन में रास काम करेगा और जो जो लो था उसको वो हाई करेगा। तो इसलिए क्वेश्चन पूछेगा रास मैकेनिज्म कब रिस्पॉन्स लेता है। तो बोलना है लो बीपी, लो सोडियम लेवल इन ब्लड प्लाज्मा एंड लो रीनल ब्लड फ्लो। अब रास का फुल फॉर्म है रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम। तो इसमें नाम तीन है: रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन। और ऑर्गन चार इन्वॉल्व है: किडनी, लीवर, लंग, एडिनल ग्लैंड का कॉर्टेक्स। तो ये चार ऑर्गन इन्वॉल्व है। तो सबसे पहले क्या होगा कि जैसे ही बीपी लो होगा या सोडियम कम होगा और ब्लड फ्लो, रीनल ब्लड फ्लो कम होगा, तो किडनी से रिलीज होगा जस्टाग्लोमेरुलर सेल, जिसको बोले थे हम लोग जस्टाग्लोमेरुलर एपरेटस। तो जस्टाग्लोमेरुलर सेल जो है, जो कि जस्टाग्लोमेरुलर एपरेटस तीन चीज बनाया था। एक था मैकुला डेंसा सेल, एक इफरेंट आर्टेरियोल पर था जस्टाग्लोमेरुलर सेल, और एक था लेसेज सेल या पोल्किसन सेल। तो सब मिल करके जो जस्टाग्लोमेरुलर एपरेटस बनाया था, उसी जगह से रिलीज होगा रेनिन। तो जस्टाग्लोमेरुलर सेल्स रिलीजेज रेनिन। ध्यान देना है, ये रेनिन है RENIN। एक रेनिन और हम लोग पढ़े थे RENNIN। वो हम लोग कहाँ पढ़े थे? वो पढ़े थे हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम, जो कि मिल्क डाइजेशन में काम करता है, बच्चे में या फिर काक में, रूमिनेंट में। तो ये रेनिन है RENIN। तो जैसी किडनी से जस्टाग्लोमेरुलर सेल से रेनिन निकला, तो ये एंजियोटेंसिन हार्मोन लीवर से निकलता है। तो एंजियोटेंसिन एक इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज होता है लीवर से, जिसको बोलते हैं एंजियोटेंसिनोजन। तो ये एंजियोटेंसिनोजन जो कि 453 एमिनो एसिड का एक प्रोटीन है। तो चूंकि लास्ट में जेन लगा हुआ है, तो एंजियोटेंसिनोजन इनएक्टिव है, तो इसको रेनिन एक्टिव कर दिया, तो वो कन्वर्ट कर दिया एंजियोटेंसिन फर्स्ट में। अब ये डेकापेप्टाइड है, मतलब इसमें 10 एमिनो एसिड है। तो ये कन्वर्ट करेगा कौन इसको? तो लंग से एक हार्मोन रिलीज होता है, एक एंजाइम रिलीज होता है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। यह एंजाइम क्या करेगा कि एंजियोटेंसिन फर्स्ट को कन्वर्ट कर देगा एंजियोटेंसिन सेकेंड में, और 2 एमिनो एसिड इलिमिनेट हो जाएगा। तो जैसे ही 2 इलिमिनेट होगा तो डेकापेप्टाइड से बच गया ऑक्टापेप्टाइड। अब ये एंजियोटेंसिन तीन जगह काम करता है। किडनी के पास एक ग्लैंड है एडिनल ग्लैंड, कॉर्टेक्स, एडिनल कॉर्टेक्स, और एक डायरेक्ट कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, मतलब हार्ट से रिलेटेड, वहां काम करेगा, और एक हाइपोथैलेमस। तो यह एंजियोटेंसिन तीन जगह काम करता है और तीनों से ब्लड प्रेशर को बढ़ाएगा। अब कैसे बढ़ाएगा वही ध्यान देना है। तो सबसे पहले एंजियोटेंसिन सेकेंड जो है, यह एडिनल ग्लैंड, एडिनल कॉर्टेक्स पर जाके काम किया, वहां से रिलीज कर दिया अल्डोस्टेरोन, जिसको हम लोग पढ़े थे मिनरलोकॉर्टिकॉइड। तो यह मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स मिनरल और वाटर को रिटेंशन को, रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाएगा। तो साल्ट को बढ़ाएगा, मतलब सोडियम को बढ़ाएगा, मिनरल्स को, और वाटर रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाएगा। तो जैसे ये बढ़ेगा तो ब्लड प्रेशर क्या होगा? बढ़ेगा। और इधर से भी बढ़ सकता है, क्योंकि एंजियोटेंसिन काम करेगा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पर। तो हार्ट पर जैसे काम करेगा तो ये वेसोकंस्ट्रिक्शन करेगा ब्लड वेसल। तो जब वेसोकंस्ट्रिक्शन करेगा तब भी ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। और ये हाइपोथैलेमस पर भी काम करता है एंजियोटेंसिनोजन सेकेंड। तो हाइपोथैलेमस पर जब काम करेगा, तो हाइपोथैलेमस सेंटर है थ्रस्ट का, तो वहां से क्या लगेगा कि बहुत ज्यादा प्यास लगेगी, तो क्या करेगा आदमी? पानी पिएगा, ड्रिंकिंग ऑफ वाटर, तभी ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। तो तीनों से, हाइपोथैलेमस से, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से और एडिनल कॉर्टेक्स से, तीनों से क्या हो रहा है कि ब्लड फ्लो बढ़ रहा है। तो जब ब्लड फ्लो बढ़ेगा, ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा, तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। मतलब जो घटा हुआ बीपी था, जो सोडियम कम था और लो रीनल ब्लड फ्लो था, वो बढ़ गया।
और इसका जस्ट उल्टा होता है एक ANF। ANF हम बताए थे, दैट इज कॉल्ड एट्रियल न्यूट्रिटिक फैक्टर। ये ANF क्या करेगा, तो ये रिलीज होता है ANF हार्ट से, ये हार्ट है तो ये हार्ट के एट्रिया से रिलीज होता है, इसलिए इसका नाम है एट्रियल न्यूट्रिटिक फैक्टर। अब ये सारा काम इसका उल्टा करेगा, मतलब इट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रास। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो क्या करेगा, तो रास जो जो किया था उसका ये उल्टा काम करेगा। जैसे एंजियोटेंसिनोजन, तो एंजियोटेंसिनोजन को ये क्या करेगा, ये कम कर देगा। दूसरा ये रिलीज किया था रेनिन, तो रेनिन को ये कम करेगा। और क्या करेगा, तो अल्डोस्टेरोन, तो ये अल्डोस्टेरोन को भी कम करेगा। तो ये सारा उल्टा काम करेगा। वेसोकंस्ट्रिक्शन था तो ये वेसोडायलेशन करेगा। ब्लड प्रेशर बढ़ रहा था तो ये ब्लड प्रेशर को कम करेगा। ADH एंटी डायरेटिक हार्मोन, ADH को ये कम करेगा। ये सोडियम को क्या कर रहा था, यहां बढ़ाता था साल्ट को, तो ये सोडियम को कम करेगा। यहां पर ब्लड वॉल्यूम को बढ़ाता था तो ये ब्लड वॉल्यूम को कम करेगा। मतलब ओवरऑल ब्लड प्रेशर, ब्लड वॉल्यूम, सोडियम आयन को ये घटाएगा। सो इट इज एंटागोनास्टिक टू द रास। सो एट्रियल न्यूट्रिटिक फैक्टर जो है रास का जस्ट अपोजिट है। इसको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एनसीईआरटी में इसकी चर्चा किया भी है। इसलिए रास और ANF दोनों याद रखना है कि कैसे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। एक कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है यूरिया साइकिल, तो यूरिया साइकिल को ऑर्निथिन साइकिल या अर्जिनिन साइकिल कहते हैं। तो ये जो ऑर्निथिन है यह नॉन प्रोटीनस एमिनो एसिड के रूप में इसको माना जाता है। मतलब जो 20 एमिनो एसिड है उसमें ये नहीं आता है, नॉन प्रोटीनस एमिनो एसिड है। तो ये सबसे पहले यूरिया साइकिल चलता कहाँ है, तो बहुत स्टूडेंट को कंफ्यूजन रहता है कि यूरिया साइकिल है तो जरूर किडनी में चलेगा, ऐसा नहीं है। यूरिया साइकिल चलता है लीवर में। दूसरा क्वेश्चन है कि यूरिया साइकिल साइटोप्लाज्म में चलता है लीवर के कि माइटोकॉन्ड्रिया में चलता है लीवर का। अब यहाँ पर ऑर्गेनेली की बात होगी, ऑर्गन की बात होगी तो लीवर, ऑर्गेनेली की बात होगी तो साइटोप्लाज्म की माइटोकॉन्ड्रिया। तो जवाब है दोनों, साइटोप्लाज्म भी चलता है और माइटोकॉन्ड्रिया भी चलता है। कुछ स्टेप जो है, इसका पहला स्टेप चलता है साइटोप्लाज्म में और बाकी जो स्टेप है 4 वो चलता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो सबसे पहले यूरिया साइकिल में एमिनो एसिड से अमोनिया बनता है और जो आपका ब्लड है जो बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में CO2 को ढोता है, तो वो CO2 और अमोनिया, वो ब्लड से आ रहा है CO2 और एमिनो एसिड अमोनिया बना रहा है। ये दोनों चूंकि ब्लड में ज्यादा रहेगा तो टॉक्सिक होगा। तो जैसे ही ये ब्लड में बढ़ने लगता है तो इसको यहाँ से हटाने का काम होगा। तो अमोनिया और CO2 दोनों मिल करके सबसे पहले बना लेगा आपको साइट्रोलिन। तो फर्स्ट प्रोडक्ट इज साइट्रोलिन। अब ये साइट्रोलिन क्या करेगा कि ये चला जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में, अभी तक साइटोप्लाज्म में हो रहा था, और वो बना लेगा अर्जिनोसक्सेनिक एसिड। अर्जिनोसक्सेनिक एसिड वो टूट जाएगा, सक्सेनिक एसिड और अर्जिनिन, और एक मॉलिक्यूल अमोनिया फिर काम करेगा। मतलब टोटल 2 मॉलिक्यूल अमोनिया हो गया, एक ऊपर एक नीचे। तो फिर एक अमोनिया मॉलिक्यूल काम करेगा तो वो फिर बना लेगा अर्जिनिन। अर्जिनिन पर एक एंजाइम लगेगा अर्जिनेज, ये तुरंत टूट जाएगा यूरिया में और एक मॉलिक्यूल वाटर रिलीज हो जाएगा और ऑर्निथिन बना लेगा। और यही ऑर्निथिन फिर साइकिल शुरू करा देगा, क्योंकि ऑर्निथिन फिर बना लेगा साइट्रोलिन। तो इसको हम लोग बोलते हैं यूरिया साइकिल। तो इससे फायदा क्या हुआ कि जो ब्लड में अमोनिया और CO2 है जो टॉक्सिक कर सकता था ब्लड को, वो उसको ब्लड से रिमूव हो गया। तो अमोनिया और CO2 ब्लड से रिलीज हुआ और यूरिया बन रहा है। अब ये काम चूंकि यूरिया बनना किडनी में हो रहा है, अब ये यूरिया बन करके ये लीवर में, ये किडनी में आएगा और किडनी से फिर बाहर चला जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर होते हुए बाहर चला जाएगा। इसलिए यूरिया साइकिल कभी भी पूछे कहाँ होता है तो हमेशा बोलना है कि यूरिया साइकिल किडनी में नहीं होता है, लीवर में होता है। और साइटोप्लाज्म के माइटोकॉन्ड्रिया में चलता है, तो ये दोनों जगह चलता है। इसलिए ये यूरिया साइकिल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है कि ये कहाँ होता है। तो ये दोनों को याद रखना है, रास मैकेनिज्म और यूरिया साइकिल। और रास का अपोजिट बताए एट्रियल न्यूट्रिटिक फैक्टर। थैंक यू।